नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, इससे पहले वाले जो 5 वीडियो थे उसमें अपन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के 1909 के भारत परिषद अधिनियम तक की चर्चा की थी। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कंपनी शासन का अंत हुआ और धीरे धीरे आगे चल करके 1909 में भारत परिषद के माध्यम से ही जो अधिनियम बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रावधान उसके अंतर्गत अपन ने पढ़े थे। अब आज का अपना ये छठा वीडियो है जिसमें अपन चर्चा करेंगे 1919 के एक्ट के बारे में। तो देखिए आप, ये 1919 का जो एक्ट है इसे भारत सरकार एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है, या इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। सुधार अधिनियम, ये जो एक्ट है, 3 एक्ट है, 1909, 1919 और 1935 का एक्ट। ये संवैधानिक इतिहास में परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे जाते हैं। ये तो है आपके फॉर्मल जितनी भी एग्जाम में होते हैं उसके अंतर्गत। और इससे अलावा जितने भी एक्ट हैं वो यदि आप सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम दे रहे हो तो वो तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहले बात करते हैं अपने इस एक्ट का प्रारंभ क्यों हुआ। तो प्रारंभ से संबंधित बात है आपके, एक तो 1909 का जो एक्ट था, इस एक्ट में भारतीयों को यह अपेक्षा थी कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या होता है कि ऐसी सरकार जो अपने परिषद के प्रति महत्वपूर्ण हो, जितने भी निर्णय लिए जाएं वो परिषद से संबंधित भारतीयों को, जिस प्रकार की भारतीयों को आवश्यकता है उसी प्रकार से वो निर्णय लिए जाएं, तो वो है आपके उत्तरदायी सरकार। तो इस प्रकार की उत्तरदायी सरकार की पूर्ति 1909 के अंतर्गत नहीं की गई। आगे चल करके आपकी 1916 की बात आती है। 1916 में हुआ लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। ये जो लखनऊ समझौता था इसमें मुस्लिम लीग और आईएनसी जो कांग्रेस पार्टी थी ये दोनों एक जगह हो गई थी। और इन दोनों का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी न किसी प्रकार से भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। और आपको बताया, इन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत 1914 से लेकर के 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और इस ये प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत ये भारतीयों ने ब्रिटेन की सहायता की थी इस युद्ध में। और वो इसीलिए की थी कि हमें हमारी सरकार, जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना यहाँ पर भारत में की जाएगी। तो इसके लिए जो मोन्टेग्यू उस टाइम पे भारत सचिव थे, भारतीय सचिव, इन्होंने एक घोषणा की अगस्त 1917 में। और 1917 में घोषणा करके कहा गया कि यहाँ पे उत्तरदायी सरकार की स्थापना, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी जाएगी और उसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा भारतीयों की होगी। इस प्रकार की घोषणा आपके अगस्त 1917 में मोन्टेग्यू के द्वारा की गई थी। अब मैंने बताया आपको कि इसे मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये तो उस टाइम पे थे भारत सचिव। और भारत सचिव जो भारत परिषद का अध्यक्ष होता है, जो ब्रिटिश संसद का कैबिनेट मंत्री होता है, इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। ये था आपकी 1858 के एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद ये चेम्सफोर्ड, ये चेम्सफोर्ड उस टाइम पे कौन था? वाइस रॉय। वाइस रॉय, ये वाइस राय का पद भी जो गवर्नर जनरल का पद था
उसी को उपाधि वायसराय के नाम से दी गई थी। और भारत के अंतर्गत प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया था। तो इन दोनों के नाम के आधार पर इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो कई बार आपके डायरेक्ट प्रश्न आता है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट किसे कहा जाता है, तो 1919 के एक्ट को। अब देखो इस अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान कौन कौन से थे, किस प्रकार की बातें इसमें थी। तो पहली बात तो यही है कि ये एक बड़ा एक्ट था जिसमें 47 तो थी कुल धारा, और इसके अंतर्गत ये 2 अनुसूची थी और उद्देशिका जिसे अपन प्रस्तावना बोलते हैं, ये उद्देशिका भी उसके अंतर्गत ही शामिल थी। देखो आगे चल करके सारी बातें पढ़ेंगे। वर्तमान में 12 अनुसूची प्रस्तावना भी है, ये सारी बातें अपन भारतीय संविधान में इसके निर्माण में देखेंगे। तो पहली बात तो इसमें इस प्रकार का बड़ा संविधान इसमें लिखा गया। अब इसमें पहला प्रावधान है कि केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद, इस केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार करते हुए इसे द्विसदनात्मक बनाया गया। द्विसदनात्मक। देखो वर्तमान में यदि संसद की बात करें तो वो संसद का पुराना रूप केंद्रीय विधान परिषद है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। भारत परिषद अलग है। भारत परिषद कहाँ पे बैठेगी, लंदन के अंतर्गत। और उनके द्वारा जो भी कानून का निर्माण किया जाएगा वो वायसराय की मदद से केंद्रीय विधान परिषद लागू करेगी। कहने का मतलब ये विधान परिषद वायसराय की परिषद ही है, जिसे वर्तमान में अपन क्या बोलते हैं, संसद। संसद और संसद भी क्या है, द्विसदनात्मक। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था आपके 1919 के एक्ट के अंतर्गत आई थी, 1919 में। अब देखो केंद्रीय विधान परिषद को मैंने आपको बताया कि द्विसदनात्मक बनाया गया। तो द्विसदनात्मक के किस प्रकार से बनाया गया, कौन कौन से सदन थे, तो इसके अंतर्गत द्विसदनात्मक में केंद्रीय विधान परिषद 2 सदन बनाए गए। एक तो केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, और दूसरा आपके राज्य परिषद, राज्य परिषद, जिसे अपन केंद्रीय विधानसभा का मतलब हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, जो वर्तमान के लोकसभा के समकक्ष है। मतलब इसे अपन वर्तमान वाली लोकसभा ही बोल सकते हैं। और राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे वर्तमान में अपने राज्यसभा बोलते हैं। तो इस प्रकार से केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनात्मक किया गया। अब ये 2 सदन है, इन 2 सदनों का डिवाइडेशन देखो, इसमें कुल मिलाकर के कितने सदस्य, 145 सदस्य। और इन 145 सदस्यों का डिवाइडेशन देखो, ये आपके केंद्रीय विधान परिषद का जो द्विसदनात्मक किया गया, ये धारा 17 के अनुसार किया गया। और राज्य परिषद का गठन है वो है आपके धारा 18 में। और ये जो केंद्रीय विधानसभा है ये है धारा 19 में। इतना आपको डिटेल से नहीं देखना है, कि इतना देखना है कि केवल केंद्रीय विधानसभा में कुल मिलाकर के सदस्य संख्या कितनी है, 145। और इन 145 का डिवाइडेशन इस प्रकार से है, 104 तो किए गए इसमें इलेक्टेड, मतलब ये तो हुए थे निर्वाचित, और बच्चे 41 सदस्य, इन्हें नॉमिनेट जिसे मनोनीत बोलते हैं, तो इन्हें क्या गया, मनोनीत। देखो कुल मिलाकर के 145, 104 तो निर्वाचित हो गए, 41 हो गए नॉमिनेट।
ये जो 104 सदस्य हैं उनको आगे चल करके किस तरीके से ये इलेक्टेड होकर के कहां से आते थे, तो इनका डिवाइडेशन इस प्रकार से है। 52 सदस्य थे सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से। इन्हें कौन चुनते थे? सामान्य मतदाता। सामान्य मतदाता जो जनरल इलेक्टर होते थे उनके माध्यम से इन 52 सदस्यों का चयन होता था। इसके बाद 30 सदस्य इनको चुना जाता था। मैंने आपको बताया कि सांप्रदायिक निर्वाचन जो मुस्लिमों के लिए अलग से था, तो ये 30 सदस्य मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा, मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा। और इसके बाद ये 9 सदस्य चुने जाते थे यूरोपीय मतदाताओं के द्वारा। जो यूरोप की विभिन्न फैक्ट्री के अंतर्गत जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो अंग्रेज परिवार रह रहे थे, उनके माध्यम से ये 9 सदस्य चुने जाते थे। इसके बाद ये 2 सदस्य ये चुने जाते थे सिख समुदाय से, सिख समुदाय से। 4 सदस्य चुने जाते व्यापारी समुदाय से, जो व्यापारी मतदाता होते थे उनके माध्यम से ये चुने जाते थे। तो कुल मिलाकर के आपके 104 सदस्य निर्वाचित होते थे और इनका चयन इस प्रकार से इन क्षेत्रों से किया जाता था। अब यहाँ पे एक बात बताऊं आपको कि निर्वाचन पद्धति का पहली बार शुभारंभ हुआ था 1892 के एक्ट के अंतर्गत। और वो जो निर्वाचन पद्धति थी वो किस प्रकार की थी? अप्रत्यक्ष। और ये जो एक्ट है 1919 का, इसमें पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति आई। और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से कहने का मतलब जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुनती है। और ये सारे के सारे सदस्य इलेक्ट होकर के 104 सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ही गए हुए हैं। अब ये जो 104 का डिवाइडेशन इस तरीके से ही, फिर 41 जो सदस्य थे, इन 41 में से 25 सदस्य तो होते थे सरकारी यानी ऑफिशियल यानी अंग्रेज अधिकारी। और आपके 16 सदस्य होते थे गैर सरकारी, नॉन ऑफिशियल, गैर सरकारी। इनको भारतीयों के माध्यम से सेलेक्ट किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था। तो देखो इनका डिवाइडेशन इतना ही याद रखना है, 145 कुल हैं, 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत। और केंद्रीय जो विधान परिषद थी जिसको द्विसदनात्मक किया गया धारा 17 के अनुसार, जिसमें राज्य परिषद के गठन का प्रावधान है आपके धारा 18 में। और जो केंद्रीय विधानसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो आपके धारा 19 के अंतर्गत। तो ये अपने देखा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। अब देखते हैं राज्य परिषद के बारे में। देखो ये जो राज्य परिषद है, इससे राज्य परिषद का डिवाइडेशन भी किस तरीके से किया गया? इसमें कुल मिलाकर के सदस्य संख्या तय की गई 60। इसमें कितने सदस्य होंगे? 60 सदस्य होंगे। और इन 60 सदस्यों का जो डिवाइडेशन है इस प्रकार से है कि 33 सदस्य तो होंगे इसमें इलेक्टेड, निर्वाचित। 33 क्या होंगे? निर्वाचित। और इसके बाद ये आपके जो 27 सदस्य हैं, 27 सदस्य, ये 27 सदस्य होंगे मनोनीत। देखो राज्य परिषद का गठन धारा 18 के अनुसार, कुल सदस्य संख्या 60, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के इक्वल है।
और राज्यसभा में 250 सदस्य वाली बात है। अब ये इस राज्य परिषद में कितने 60 सदस्य, जिनमें से 33 तो इलेक्टेड और 27 सदस्य नॉमिनेट होंगे। ये नॉमिनेट किसके माध्यम से किए जाएंगे? ये किए जाएंगे वायसराय के माध्यम से। गैर सरकारी सदस्य हैं और ये सरकारी सदस्य इसके अंतर्गत भी होंगे। अब अपन बात करते हैं आपके कि इनका कार्यकाल क्या था, इसमें अध्यक्ष वगैरह की। तो केंद्रीय विधानसभा का जो कार्यकाल था वो था आपके 3 वर्ष। ये था 3 वर्ष। किसका कार्यकाल है? लेजिस्लेटिव असेंबली का। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष, जो कि अभी वर्तमान में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्य परिषद इसका कार्यकाल 5 वर्ष था। और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। सेम टू सेम जैसे इस टाइम पे राज्यसभा उच्च सदन है, उस टाइम पर भी उच्च सदन ही राज्य परिषद को क्या बोला जाता था? उच्च सदन। तो कहने का मतलब ये उच्च सदन हो गया यार, ये आपके निम्न सदन। लोअर हाउस और अपर हाउस, इस प्रकार से उस टाइम पे भी 2 सदन थे। अब इसमें जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती, चाहे केंद्रीय विधानसभा हो चाहे राज्य परिषद हो, दोनों में अध्यक्ष की नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती? तो अध्यक्ष बनाया जाता था वायसराय के द्वारा। वायसराय के द्वारा सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता। सदस्यों में से नियुक्त, सदस्यों में से नियुक्त किया जाता था। और ये जो अध्यक्ष था, इस अध्यक्ष को इन सदनों की अध्यक्षता करने की जो अधिकार था वो इनके पास पावर था। ये जो वायसराय है, इस वायसराय को दोनों सदन के अंतर्गत बोलने का अधिकार था, दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार था। इस तरीके से अपने देखा केंद्रीय विधानसभा, जिसको धारा 17 के अनुसार द्विसदनात्मक किया गया, एक राज्य परिषद और एक केंद्रीय विधानसभा। अब नेक्स्ट देखो, ये जो केंद्रीय विधानसभा है, केंद्रीय विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका प्रथम गठन, पहला गठन कब किया गया था? 9 फरवरी 1921 को। यह है प्रथम गठन। प्रथम गठन है 9 फरवरी को किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया गया, जो वर्तमान में अपन देखते हैं कि जो संसद चल रही है, तो उसके प्रथम सत्र का यहाँ पे उद्घाटन है, वो ड्यूक ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा किया गया। देखो ड्यूक ऑफ कनॉट कौन था? ये जो उस टाइम पे अपन ने देखा 1858 में महारानी विक्टोरिया के माध्यम से जो विक्टोरिया घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कंपनी शासन का अंत हुआ था, जिसे इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। तो जो विक्टोरिया है उसी का पुत्र था ये। तो इसने क्या किया? 9 फरवरी 1921 को केंद्रीय विधानसभा का उद्घाटन किया। इसका जो प्रथम अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था फ्रेडरिक व्हाइट को। फ्रेडरिक व्हाइट कहने का मतलब केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाइट। और यदि प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात करें तो वो था आपके विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल। देखो विठल भाई पटेल कौन है? केंद्रीय विधानसभा के
प्रथम भारतीय अध्यक्ष, प्रथम भारतीय अध्यक्ष, भारतीय अध्यक्ष किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का। और पहली लेजिस्लेटिव असेंबली 1921 के अंतर्गत ये गठित की गई थी, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? फ्रेडरिक वाइट को। प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात करें तो विठल भाई पटेल। अब देखो इसका अंतिम अध्यक्ष कौन था? इसका अंतिम अध्यक्ष था जीवी मावलंकर। देखो ये जीवी मावलंकर जो कि लोकसभा के प्रथम जो निर्वाचित लोकसभा थी, भारत में आम चुनाव 1952 में हुए थे, और उसके माध्यम से चयनित जो पहली लोकसभा थी उसके प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? जीवी मावलंकर। और इस केंद्रीय विधानसभा के अंतिम अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। क्योंकि केंद्रीय विधानसभा है ये 1921 से लेकर के 1947 को जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था वहां तक प्रभाव में रही थी। और 1947 के बाद जैसे आपको बताया देश आजाद हुआ तो अपने यहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन किया गया, और अंतरिम सरकार के बाद 1952 में चुनाव हुए, और वहां से भारत में लोकतंत्र स्थापित होकर के और वर्तमान का जो शासन चल रहा है उसी प्रकार की प्रक्रिया 1952 से प्रारंभ हो गई थी। तो कहने का मतलब 1947 तक ये केंद्रीय विधानसभा रही, उसके बाद ये समाप्त हो गई, इसकी जगह लोकसभा आ गई। अब देखो आप ये, और इसकी यदि उपाध्यक्ष की बात करें तो इसका उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंदी सिन्हा। ये तो फैक्चुअल बातें हैं जिनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ता है कि प्रथम कौन है, अंतिम कौन है, ये सारी चीजें फैक्चुअल हैं तो इनको थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि केंद्रीय विधानसभा इस तरीके से ये प्रावधान था जिसमें 3 वर्ष कार्यकाल था, और राज्य परिषद में 5 वर्ष था। अध्यक्ष की नियुक्ति वायसराय के माध्यम से की जाती थी। वायसराय को दोनों के अंतर्गत संबोधन करने का अधिकार था, सभाओं को संबोधित कर सकते थे। ऐसी बातें इसमें अपने देखी। तो ये तो था पहला प्रावधान। अब नेक्स्ट देखो आप ही, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन जिसे इंग्लिश में अपन डायरची कहते हैं। देखो द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? द्वैध शासन का मतलब है कि 2 शासकों के द्वारा यदि किसी एक निकाय पे प्रशासन देखा जाए, यदि एक निकाय के शासन को 2 राजाओं के माध्यम से चलाया जाए तो उसे द्वैध शासन बोलते हैं। द्वे का मतलब 2 और शासन तो दोहरा शासन है जिसे द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। इस द्वैध शासन की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ? तो 1919 के एक्ट के अंतर्गत। कई बार तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है। इस द्वैध शासन की शुभारंभ किस प्रकार से हुआ था? तो ये पहली बार प्रारंभ हुआ था बंगाल में। यदि बंगाल के द्वैध शासन की बात करें तो ये आपके 1765 से लेकर के और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तक चला था। इसका कारण क्या था कि बंगाल में राजस्व है, कलेक्शन है, बंगाल में, कलकत्ता में और ओडिशा के अंतर्गत यहाँ पे राजस्व का जो अधिकार है वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और यहाँ पे प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य था गवर्नर के पास। तो कहने का मतलब एक ही प्रेसिडेंसी पर 2 प्रकार के जो सत्ता थी उनका क्या हो गया? नियंत्रण। तो इसलिए बंगाल में पहली बार द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था, और 1765 से लेकर के 1773 तक
इस द्वैध शासन जैसे शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने किया? ये शब्द दिया किसने? तो ये शब्द दिया है, जिसका नाम है लियोनिल, लियोनिल कार्टिस, लियोनिल कार्टिस। और इनके माध्यम से एक बुक लिखी गई, ये ब्रिटेन से जो संबंध रखते हैं, लियोनिल कार्टिस है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है डायरकी। इस डायरकी के अंतर्गत इन्होंने द्वैध शासन का शब्द का मतलब इसके बारे में बताया। तो पहली बार इस शब्द के बारे में लियोनिल कार्टिस ने बताया, और ये प्रक्रिया हुई बंगाल से, परंतु ये पूरे भारत के लिए नहीं है, केवल ये बंगाल के लिए। अब ये जो द्वैध शासन की बात कर रहे हैं, जो 1919 में, ये आपके समस्त प्रांतों से संबंधित बात है। अब प्रांतों में द्वैध शासन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ वो देखते हैं अपनी। ये द्वैध शासन दो तरीके से हुआ। पहली बात तो जितने भी विषय थे, जितने भी विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया। एक तो सेंट्रल सब्जेक्ट थी और एक प्रांतीय विषय, प्रांतीय विषय। देखो, एक तो सेंट्रल सब्जेक्ट और एक हो गया आपके स्टेट सब्जेक्ट। समस्त प्रकार के जिन पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त थी, जिन पे विधि का निर्माण करने की आवश्यकता थी, जैसे अपन आज देखते हैं शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो वो विषय केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय के अंतर्गत विभाजित थे। पहली बात आती है केंद्रीय विषय थे, इन पर कानून बनाने का अधिकार, इन पर प्रशासन चलाने का अधिकार किसके पास था? वायसराय के पास। और वह अपनी कार्यकारी परिषदें, कार्यकारी परिषद के माध्यम से इसमें कानून बनाता था। प्रांतीय विषय थे, देखो केंद्रीय विषय तो डायरेक्ट ये वायसराय के अधीन है। प्रांतीय विषय थे, इनको इस द्वैध शासन के अंतर्गत ही दो भागों में बांट दिया। देखो दो भाग कौन कौन से? एक तो भाग हो गया आपकी आरक्षित विषय, और दूसरा हो गया हस्तांतरित, स्थानांतरित विषय। कहने का मतलब ये हो गए आपके रिजर्व्ड सब्जेक्ट है, और ये हो गए आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ये जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे, इसमें कौन कौन से विषय आते थे, कौन कौन से शब्द, ये कौन कौन से विभाग इसके अंतर्गत थे, तो वो देखो आप ही, जैसे न्याय से संबंधित, पुलिस प्रशासनी, राजस्व से संबंधित, कृषि से संबंधित, खनिज संसाधनी, ऐसे जो विषय थे, ये विषय आरक्षित विषय कहा जाता था। इनको रिजर्व्ड सब्जेक्ट। देखो मेन तो जितनी भी प्रकार का जो महत्वपूर्ण विषय है वो तो हो गए आपके आरक्षित विषय के अंतर्गत। इन आरक्षित विषय पे प्रशासन चलाने का अधिकार किसके पास था? तो इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की विधि का निर्माण का जो कर्तव्य था, वो यहाँ पे प्रशासनिक दृष्टि से किसके पास था? प्रांत के गवर्नर प्लस कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद। इसका मतलब ये हो गया कि आरक्षित विषय में जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट पर प्रशासन चलाने का दायित्व किसके पास था? गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद के माध्यम से ये सारे के सारे नीति निर्माण का कार्य किया जाता था।
कहने का मतलब गवर्नर के डायरेक्ट ये अधीन हो गई आरक्षित विषय। और स्थानांतरित विषय इनमें कौन से आते थे? स्थानीय शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो ट्रांसफर्ड विषय हैं, इन ट्रांसफर्ट में कौन से आते थे? जो बहुत ही कम आमदनी वाले होते थे, जिनका शासन में बहुत ही कम भूमिका होती थी, ऐसे सब्जेक्ट आते थे स्थानांतरित या ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। और इन पे प्रशासन का नियंत्रण किस तरीके से करते थे? इनका प्रशासनिक नियंत्रण गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों के सहयोग से करता था। भारतीय मंत्री के सहयोग से। अब इसको थोड़ा सा ये समझना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया कि ये प्रांतों में द्वैत शासन, इसकी विशेषताएं 1919 के अधिनियम की। प्रांतों में द्वैत शासन का मतलब है प्रांत के जो भी विषय हैं उनको दो भागों में बांट दिया, एक तो आरक्षित विषय, एक स्थानांतरित विषय। प्रांत में जितने भी प्रकार के विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने की, प्रशासन चलाने की जो शक्ति है वो दो प्रकार की परिषद के पास आ गई। एक तो आपके आ गई कि गवर्नर है वो कार्यकारी परिषद के माध्यम से डायरेक्ट प्रशासनिक नियंत्रण करेगा। दूसरी बात है गवर्नर भारतीय लोगों की मदद से, ये भारतीय मंत्री कौन होंगे? जो प्रांतीय परिषद होगी, इस प्रांतीय परिषद के अंतर्गत जो मनोनीत होकर के आएंगे उनमें से कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। और वो मंत्री होंगे वो भी साफ सी बात है कि गवर्नर के पक्ष के आदमी होंगे। तो इस प्रकार से मुख्यतः पूरा नियंत्रण हो गया गवर्नर के हाथों में, परंतु इसे दो प्रकार से डिवाइड करके और भारतीयों को भी प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल किया गया। तो ये आपके प्रांतों में द्वैत शासन से संबंधित बात है। नेक्स्ट ये अब एक है कि जो सिविल सेवकों की भर्ती होती थी, सिविल सेवक जो आईएएस जो अधिकारी थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उनकी भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। देखो मैंने आपको बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए जो आईएएस वगैरह बनाए जाते थे, सिविल सेवक जो बनाए जाते थे, उनकी भर्ती के लिए भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया। और केंद्रीय लोक सेवा आयोग जिसे सीपीएससी, ये देखो सीपीएससी वर्तमान की जो यूपीएससी है, इस यूपीएससी का ही क्या है, अतीत है। 1919 के एक्ट के अंतर्गत इसे सीपीएससी केंद्रीय लोक सेवा आयोग कहा जाता था। इसके बाद 1935 के अधिनियम में इसे एफपीएससी, और इसके बाद 1950 में जब संविधान लागू हो गया तो उसके बाद इसे यूपीएससी कहा जाता है। और आपको बताया कि इसके पहले अध्यक्ष थे सर रोस पारकर थे, जिसको अपन यूपीएससी पढ़ेंगे तब पूरा का पूरा देखेंगे उसमें। अब देखो आप नेक्स्ट प्रावधान है कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, राज्य बजट से अलग किया गया। देखो पहले क्या होता था कि जो प्रांत थे और जो केंद्र थी, उन दोनों के लिए केंद्रीय विधान परिषद में ही बजट तैयार किया जाता और वहीं पे पेश किया जाता। मैंने आपको बताया था कि बजट पर बहस करने की अनुमति जो कि आपके 1892 के अंतर्गत मिली थी,
और पूर्ण बहस की अनुमति 1909 के एक्ट के अंतर्गत मिली थी। तो जो बजट वाली बात है कि पहली बार राज्यों को अलग अपने स्टेट के लिए बजट का प्रावधान किया गया और सेंटर के लिए अलग बजट का प्रावधान किया गया। जो प्रांतीय विधान परिषद थी वहां पे गवर्नर अपने प्रांत के लिए अलग से बजट जारी करता। तो ये पहली बार है जो 1919 में हुआ था। 1919 के एक्ट में पहली बार राज्य में भी बजट जारी करने की अनुमति दी गई। तो ये बात भी आपके इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखो, भारतीय परिषद के जो सदस्य हैं, भारतीय परिषद का देखो विस्तार इस प्रकार से हुआ कि इसमें न्यूनतम जो सदस्य हैं वो हो सकते हैं 8 और अधिकतम सदस्य संख्या इसमें निर्धारित की गई 12। देखो, भारतीय परिषद के बारे में मैंने आपको बताया, जब तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, कंपनी का शासन चल रहा था 1853 तक और 1858 में समाप्त हो गया था। तो उस समय पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उसके माध्यम से ये शासन चलाया जाता। उसके बाद 1858 में कौन सी परिषद आई? भारत परिषद। उसमें कितने सदस्य थे मैंने आपको बताया था, उसमें सदस्य संख्या थी 15। कितने सदस्य थे? 15। अब इन 15 सदस्यों की जगह कितने सदस्य इसमें फिक्स किए गए? 1919 के एक्ट के अंतर्गत न्यूनतम सदस्य संख्या 8 निर्धारित की गई कि कम से कम उसमें सदस्य कितने होंगे? 8, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 12 सदस्य। इस प्रकार से इस परिषद का आकार कम किया गया, किसमें? 1919 के एक्ट में। नेक्स्ट देखो, यही अधिनियम है जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आई। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ। देखो, मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद वहां पे इलेक्टेड सदस्य हैं। इलेक्टेड सदस्य किन के माध्यम से होंगे? जनता के माध्यम से डायरेक्ट सेलेक्ट किए जाएंगे। अब पहली बार यहाँ पे लोगों को वोट देने का अधिकार डायरेक्ट दिया गया है। और यहाँ पे वोट कौन से लोग दे सकते थे? ये भी जो आज की तरह नहीं है कि 18 वर्ष की आयु का कोई भी जो मतदाता है उसको वोट देने का अधिकार है। उस टाइम पे वोट देने के लिए एक शर्त थी, और वो थी कि जो वित्तीय, जो संपत्ति और करदाता संपत्ति रखता हो, कितनी? 10,000 रुपये, जिसकी वार्षिक आय 10,000 रुपये प्रति ईयर हो। जिसकी वार्षिक आय जिस व्यक्ति की 10,000 रुपये पर ईयर हो, और साथ में वो व्यक्ति कर भी देता हो, वो करदाता भी होना चाहिए जो इनकम टैक्स भी देता हो, ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार था। कहने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था। उसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था जिसकी आय 10,000 रुपये पर ईयर और साथ में कर भी दे, वो व्यक्ति यहाँ पे वोट दे सकता है। तो ऐसी व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई? 1919 में, ये बात। इसके बाद देखते हैं अपने, मैंने आपको बताया था कि भारतीय राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारतीय राज्य सचिव है, ये बैठता कहाँ पे था? लंदन में। और इसको वेतन पहले कहाँ से दिया जाता था? मैंने आपको बताया इसके वेतन की व्यवस्था थी पहले भारतीय राजस्व से, भारतीय राजस्व से।
उसके बाद इसकी वेतन की व्यवस्था इस अधिनियम के अंतर्गत, इस 1919 के अधिनियम में भारतीय राज्य सचिव जो कि लंदन में बैठता है, उसकी वेतन की व्यवस्था ब्रिटिश राजस्व से करने का प्रावधान किया गया, ब्रिटिश राजस्व से। देखो इंडिया के जो नेता थे उन लोगों से ने यहाँ पे शिकायत की कि भाई भारत राज्य सचिव है, ये ब्रिटिश संसद का कैबिनेट मंत्री है और बैठता भी लंदन में, तो इसका पेमेंट ये जो भारतीय राजस्व से क्यों दिया जाता है। तो यहाँ पे बताया कि ये जो कैबिनेट मंत्री है वो भारत का जो एजेंसी वर्क है, एजेंसी का एम्बेसी से संबंधित जो कार्य है वो भी तो भारत का यही व्यक्ति करता है। जो वर्तमान में यदि अपन राजदूत के रूप में बोले, कहने का मतलब हाई कमिश्नर, तो वो भी आपके एज ए भारत राज्य सचिव हो गया। तो इसलिए इसको पेमेंट भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था, परंतु बाद में ये वेतन की व्यवस्था भारतीयों के सुझाव से मान ली गई और इसे अब ये ब्रिटिश राजस्व से दिया जाना तय किया गया। नेक्स्ट देखो, ये तय किया गया कि प्रति 10 वर्ष बाद, प्रति 10 वर्ष बाद वैधानिक आयोग की स्थापना की जाएगी। वैधानिक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब ये 1919 का जो एक्ट है, इस 1919 के एक्ट के बाद ही प्रत्येक 10 साल से एक वैधानिक आयोग आएगा और वो तय करेगा कि भारत में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार का प्रावधान प्रति 10 वर्ष के लिए वैधानिक आयोग की स्थापना का प्रावधान, ये किस में आया आपके 1919 में। और पहली बार ये लंदन में भारतीय उच्चायुक्त, भारतीय उच्चायुक्त जिसे मैंने आपको बताया हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, हाई कमिश्नरी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना इनको नियुक्त किया गया था पहली बार आपके 1919 के एक्ट में। ये बात में किस में है, 1919 में। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, फिर भी अपने को याद रखना है कि भारतीय उच्चायुक्त की स्थापना 1919 के एक्ट के अंतर्गत की गई थी। अब इसके बाद देखो आप ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी। मैंने आपको बताया था कि संप्रदायों के लिए पहली बार व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आपके 1909 के अंतर्गत की गई। उसमें केवल ये सांप्रदायिक निर्वाचन किन के लिए था, ये था केवल और केवल मुसलमानों के लिए। यहाँ पे ये सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था जब भारतीयों ने विरोध किया तब कुछ समुदायों के लिए और कर दी। तो इसमें 4 समुदाय और जुड़े, कौन कौन से, सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय समुदाय। आंग्ल भारतीय और ये यूरोपीय समुदाय। देखो आप, कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो एक्ट है इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और ज्यादा विस्तार किया गया। इसके अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और ज्यादा विस्तार हुआ। और वो विस्तार किस तरीके से हुआ कि पहले से मुसलमान तो थे ही, अब सिखों के लिए भी अलग से निर्वाचन,
भारतीय ईसाइयों के लिए भी अलग से, एंग्लो इंडियन के लिए भी अलग से और यूरोपीय समुदाय के लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया। और इनको फिक्स कहने का मतलब ये हो गया कि अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पे सिख की संख्या ज्यादा है तो वहां पे सिख प्रतिनिधि ही जीत करके आएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंतर्गत ये की गई। नेक्स्ट देखो, ये जो अधिनियम था इसकी आलोचना देखो किस प्रकार से हुई। पहली बात तो है कि असंतोषप्रद, असंतोषप्रद, ये ऐसे शब्द का इस्तेमाल किसने किया 1919 के एक्ट के लिए? तो असंतोषप्रद किसने बताया था? ये बताया कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने। और इसके बाद ये बिना सूरज का सवेरा, बिना सूरज का सवेरा, ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर ये तिलक। देखो 1919 का जो एक्ट है इसमें से प्रश्न मुख्यतः चार ही प्रकार के आते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न आता है कि प्रांतों में द्वैत शासन, तो 1919 के एक्ट की पहचान है। और इस एक्ट के अंतर्गत ये प्रांतों में पहली बार विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित और एक स्थानांतरित, ये अपन ने चर्चा की। दूसरी बात, केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनात्मक किसमें किया गया? तो वो भी आपके 1919 के अंतर्गत। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जिसमें सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय तथा यूरोपीय समुदाय, इनके लिए भी प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात किसमें की गई? तो वो भी आपके 1919 में। और प्रत्यक्ष निर्वाचन किसमें आया? तो वो भी आपके 1919 में। देखो इस प्रकार से ये जो एक्ट था जितना भी इसमें बनता है विस्तारित है सारा का सारा यहाँ पे आपको बताया गया है। फिर भी यदि आपकी किसी प्रकार की कोई क्यूरी है या कोई प्रॉब्लम है तो वो आप इसमें पूछ सकते हो। देखो या तो आप कमेंट करके या फिर इसमें इन पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरी आप ये कोई विस्तारित यदि डिटेल आपको चाहिए तो इस पे कॉल करके आप ये पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।